नमस्ते दोस्तों। पहले इंग्लैंड, उसके बाद अमेरिका। आज बात करेंगे फ्रांस रिवॉल्यूशन में। फ्रांस वैसे तो वर्ल्ड सुपर पावर था, लेकिन ऐसा क्या हुआ 17th सेंचुरी में, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। इन सब की शुरुआत होती है लुइस 14 के किंग बनने से। 1742 में लुइस 14 किंग बनते हैं। लुइस 14 एक आरामदायक किंग थे, जो कि अपनी शराब शबाब और अपनी लाइफस्टाइल को लेके यूरोप में बहुत प्रचलित किंग थे। लुइस 14 ने 1682 के करीब में वर्साइल पैलेस का निर्माण किया, जो कि अपने आप में खुद के लिए एक गिफ्ट था। पेरिस से 40 किलोमीटर की दूर पे एक भव्य, बहुत ही आलीशान महल का निर्माण किया गया, जिसका नाम था वर्साइल पैलेस। और वहाँ पे लुइस भाई पहले सिर्फ अपने शौक यानी शराब शिकार के लिए जाया करते थे, लेकिन उसके बाद लुइस 14 वहीं पर स्थापित हो गए, यानी कि वहीं पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया और अपने जो प्रमुख मंत्री थे उनको वहीं पर बसा लिया। अब 1715 में लुइस 14 के बाद लुइस 15 किंग बनते। लुइस 14 की तरह ही लुइस 15 अपनी आलीशान जिंदगी जीते थे, बस वर्साइल पैलेस में अपने शिकार, अपनी शराब, बस उन्हीं के बीच उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि वो पेरिस से यानी कि फ्रांस की राजधानी से काफ़ी दूर थे, तो वो जनता के दुख दर्द से भी काफ़ी दूर थे। उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के साथ 7 years ऑफ वॉर भी करी, जिसके अंडर फ्रांस को जो है वो हार का सामना करना पड़ा, और हार किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। फ्रांस में एक रिसेशन आ जाता है और वहाँ पे एक मंदी का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि 1774 में लुइस 15 की जो है वो डेथ हो जाती है, और लुइस 16 जब किंग बनते हैं तो उनकी क्वीन जो थी वो मैरी एंटोन थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस को एज फ्रांस के लोग अच्छी क्वीन नहीं मानते थे। ऑस्ट्रिया ने 1556 में जब 7 years ऑफ वॉर हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो ब्रिटेन की मदद की थी। इसीलिए फ्रांस के जो लोग थे वो मैरी एंटोन को अपनी क्वीन ही नहीं मानते थे। मैरी एंटोन की जो फिजूल खर्चियाँ थी वो बहुत थी, जैसे कि वो अपने दिन में 2 बार कपड़े बदला करती थी, 3 बार गहने बदला करती थी, ऐसे बहुत से। मैरी एंटोन के बारे में एक कहावत बहुत ही फेमस है। जब फ्रांस में अकाल गिरा तब मैरी एंटोन, जो कि फ्रांस की क्वीन थी, उन्होंने एक बयान दिया था, ये लोग ब्रेड के लिए क्यों लड़ रहे हैं, इन्हें तो केक खाना चाहिए। इफ यू डोंट हैव ब्रेड, ईट केक। ये कहावत काफ़ी प्रचलित है फ्रांस की क्वीन के बारे में, मैरी एंटोन के बारे में। अब फ्रांस में जो है वो अकाल गिरता है और पेरिस और सभी तरह लूटपाट की जो वारदातें हैं वो ज़्यादा हो जाती है, करप्शन ज़्यादा हो जाता है। अब जो मेन बात है, फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ समाज था। पहले वर्ग यानी कि फर्स्ट स्टेज में आते थे क्लर्जीज, जो कि फादर्स हुआ करते थे। इनके अंडर में फ्रांस की काफ़ी ज़मीनें भी थी। 2 नंबर पे आया करते थे नोबिलिटीज, जो फ्रांस के काफ़ी अमीर लोग हुआ करते थे। और 3 नंबर पे आया करते थे कॉमनर्स, जो कि आम जनता थी, जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज हुआ करती थी, जो कि गरीब लोग हुआ करते थे, वो आया करते थे। अब फ्रांस की 98% पॉपुलेशन जो थी वो कॉमनर्स के अंदर थी, और जो क्लर्जिस थे और जो किंग थे और जो नोबिलिटीज हुआ करते थे वो रिमेनिंग 2% में आया करते थे। फ्रांस की जो असेंबली हुआ करती थी, फ्रांस की जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, उनमें तीनों को एक एक सीट दी गई थी। लेकिन जो पहले जो 2 स्टेज के लोग हुआ करते थे, जो पहले जो 2 स्टेज के नोबिलिटीज और क्लर्जीज हुआ करते थे, वो एज उनकी बातों को वीटो कर दिया करते थे। और इसीलिए जो कॉमनर्स थे वो पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स मांगना चाहते थे, लेकिन किंग उन्हें डिनाई कर देते थे, किंग उन्हें मना कर देते थे। तो इसीलिए थर्ड स्टेज जो है वो अपनी ही एक पार्लियामेंट्री घोषित कर लेती है अपने आप में, जिसका नाम दिया गया था नेशनल असेंबली, जो कि 5 मई 1789 को स्थापित हुई थी एक टेनिस कोर्ट में। क्योंकि राजा ने जो है वो असेंबली के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे, तो उन्होंने अपनी पहली जो असेंबली बुलाई थी वो टेनिस कोर्ट के अंदर बुलाई थी, टेनिस ग्राउंड के अंदर बुलाई थी।
ये थी फ्रांस की पहली गवर्नमेंट। अब पहली गवर्नमेंट थोड़ी डगमगा जाती है और फ्रांस में जो है वो कोई किसी की नहीं सुनता, यानी किंग अपनी चलाता है, नेशनल असेंबली अपनी चलाती है, लोग अपनी चलाती है, वारदात लूटपाट सब अपनी अपने अपनी जगह पर हो रहे थे। इसीलिए फ्रांस के किंग ने जो है वो मिलिट्री को पेरिस के अंदर बुला लिया। अब किसी ने बताया कि हमारे पास भी कुछ डिफेंड करने के लिए हथियार होने चाहिए। पास्टिल का जो फोर्ट था वहाँ पे कुछ हथियार रखे हुए थे, तो जो आम लोग थे उन्होंने उस फोर्ट पर अटैक कर दिया, वहाँ के सारे कैदियों को रिहा कर दिया। वहाँ पे जेल थी तो वहाँ के सारे कैदियों को रिहा कर दिया और जो हथियार थे वो अपने अपने पास एज अ सेफ्टी में यूज़ करने लगे। अब ये गवर्नमेंट भी जो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट है वो चल नहीं पाती और 26 अगस्त को जो है 89 में लेजिस्लेटिव असेंबली की गवर्नमेंट बनती है, यानी कि दूसरी गवर्नमेंट बनती है पेरिस के फ्रांस के अंदर में, जिसके अंदर में राइट विंग और लेफ्ट विंग जो कि आज पॉलिटिकली बहुत बड़े शब्द है, राइट विंग और लेफ्ट विंग, उनका उच्चारण वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट भी चल नहीं पाती और तभी जो फ्रांस के जो किंग थे वो ये सोचते हैं, लुइस 16, कि अब मैं ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रांस पर अटैक कर देता हूँ और फ्रांस को एज मैं वही चाहता हूँ कि फ्रांस मेरे पास पूरी ताकत हो, फ्रांस में मेरी ही चले। इसीलिए वो भागने की कोशिश करते हैं फ्रांस में से। तभी उन्हें पकड़ लिया जाता है बॉर्डर पे और उन्हें वापस पेरिस भेज दिया जाता है। तो फिर लोग सोचते हैं कि ये कैसा किंग है भाई, ये तो हमें ये तो हमें छोड़ के भागने वाला था। तो इसीलिए लोग और गुस्सा हो जाते हैं अपने किंग पर और वहीं पर वो गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की वो गिर जाती है। वहीं पर नेशनल कन्वेक्शन की गवर्नमेंट खड़ी होती है जिसके मेन हेड थे रॉब्सपियर। रॉब्सपियर एक डिक्टेटर की तौर पर देखे जाते थे फ्रांस में और वहीं पर रेन ऑफ टेरर की शुरुआत होती है, यानी कि रॉब्सपियर को अगर लगा कि आप इनके रिवॉल्यूशन के खिलाफ है तो वो आपको पकड़ लेंगे और मार देंगे, वो आपको गिलोटिन कर देंगे। और वहीं पर उन्होंने फ्रांस के किंग लुइस 16 को भी गिलोटिन कर दिया। गिलोटिन यानी कि उस समय की फांसी की तरह सजा हुआ करती थी। गिलोटिन यानी कि एक मशीन हुआ करता था, एक वो, और उसके ऊपर से एक ढाल की जैसे गिरता था और इंसान का जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता था। अब जुलाई 94 तक उनकी नेशनल कन्वेक्शन वाली गवर्नमेंट चली। उसके बाद खुद रॉब्सपियर को ही गिलोटिन कर दिया गया और वहीं पर नेशनल कन्वेक्शन की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। उसके बाद फोर्थ गवर्नमेंट फ्रांस की तैयार होती है। अब 1795 में द न्यू डायरेक्टरी गवर्नमेंट बिठाई जाती है जिसके अंदर में 5 डायरेक्टर होंगे। जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में द कन्वेक्शन नेशनल कन्वेक्शन वाली गवर्नमेंट में जो एक ही हाथों के एज अ डिक्टेटर सब सत्ता चली जाती है, तो अब इसमें 5 डायरेक्टर होंगे और वो 5 डायरेक्टर मिल के बहुमत में अपनी सरकार चलाएंगे। वो गवर्नमेंट भी द 5 डायरेक्टर्स वाली गवर्नमेंट भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती और गिर जाती है। अब फ्रांस में आती है अपनी 5th गवर्नमेंट। अब 5 डायरेक्टरी गवर्नमेंट के अंदर में नेपोलियन जो थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे जा रहे थे, वो अपने वॉर्स लड़े जा रहे थे, तो इसीलिए 5 डायरेक्टरी गवर्नमेंट ने उन्हें एज प्रमोशन दिया और मिलिट्री जनरल बना दिया गया फ्रांस का। अब डायरेक्टरी रूल के बाद नेपोलियन का प्रमोशन होता, क्योंकि उसने इस कंडीशंस में भी फ्रांस को जीत दिलाई थी और नेपोलियन जो है वो मिलिट्री का हेड बन जाता है। अब नेपोलियन और एक कमिटी बनाता है और एक गवर्नमेंट बनाता है जिसका नाम था द थ्री कॉन्सुलेट गवर्नमेंट, जिसके अंडर में नेपोलियन जो है वो अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुलेट डिक्लेयर्ड कर देता है, जिसके हाथों में एज पूरी सत्ता होती है फ्रेंच गवर्नमेंट की। और उसके कुछ सालों बाद 1801 में नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का फर्स्ट प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। नेपोलियन जो है वो अच्छे वॉर टैक्टिक्स और वॉर लड़ता है, जिसके कारण फ्रांस और मजबूत और इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली सब तरह से और मजबूत होता है और बहुत सारे वॉर लड़ता है, जिसके कारण फ्रांस और मजबूत होता है और यूरोप में फ्रांस की सत्ता एक और बार काबिज करता है। और इसी तरह से फ्रांस रिवॉल्यूशन का एंड होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।